चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नेंस। तो पहला टॉपिक है फिल्म सर्टिफिकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो सेंसर बोर्ड जो है किसी ना किसी कारण से जो है न्यूज में रहता ही है। तो हम समझ लेते हैं कि सेंसर बोर्ड क्या है, ठीक है, और फिल्म सर्टिफिकेशन कैसे इशू किया जाता है। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको पॉपुलरली क्या बोल दिया जाता है, सेंसर बोर्ड, वो स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब कि क्रिएटेड बाय लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। तो सिनेमेटोग्राफर एक्ट 1952 के थ्रू जो है सेंट्रल बोर्ड को क्रिएट किया गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को क्रिएट किया गया। वो बेसिकली फिल्म्स के पब्लिकेशन को रेगुलेट करती है कि कौन सी फिल्म इंडिया में रिलीज हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती। ठीक है, और इंडिया में वो ही फिल्म रिलीज हो सकती है जिसको सर्टिफाई बोर्ड ने की हो। तो बोर्ड क्या करती है, सर्टिफिकेशन देती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आती है। हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में। ठीक है, और इसमें जो है एक बोर्ड है, बोर्ड मेंबर्स है और एक चेयरपर्सन है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सीईओ जो होते हैं वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। चेयरमैन जो है या बोर्ड मेंबर्स ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री से ही होते हैं। ठीक है, जैसे इस बार चेयरमैन कौन है, नहीं पता आपको? दैट फेमस लिरिसिस्ट प्रसून, मोदी जी का भी इंटरव्यू लिया था कि आप तो संत आदमी हो। मैं कास्ट बोलेगा क्या नाम था, प्रसून जोशी है, क्या नाम है ना? हाँ, प्रसून जोशी, वो इस वक्त आई थिंक चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। उससे पहले अनुपम खेर रह चुके हैं, शर्मिला टैगोर रह चुकी हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। तो मतलब कि फिल्म इंडस्ट्री से जो है इनके चेयरमैन होते हैं। उसके बाद जो है इनके 9 रीजनल ऑफिसेज है, लाइक मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, तिरुवनंतपुरम में, बैंगलोर में, एक्सेट्रा। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए बंगाली मूवी है, कोई एसमीज मूवी है, वो भी रिलीज तभी हो सकती है जब फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड की जो है सर्टिफिकेशन मिली हो आपको। ठीक है, तो वो मुंबई थोड़ा ना आएंगे अपना सर्टिफिकेशन लेने के लिए, उनको वो सर्टिफिकेशन कहाँ ले लेते हैं, कलकत्ता से। अब कोई पंजाबी मूवी है वो रिलीज करनी है आपको, तो वो सर्टिफिकेशन कहाँ से ले लेती है, दिल्ली से, दिल्ली में जो उनका रीजनल ऑफिस है। ऐसी कोई तेलुगु मूवी है, ठीक है, सपोज वो हैदराबाद में जो उनका रीजनल ऑफिस है वहां से सर्टिफिकेशन ले लेती है। मलयालम मूवी वो तिरुवनंतपुरम से ले लेती है। जो तमिल मूवी होगी वो जो इनका चेन्नई में रीजनल ऑफिस है वहां से सर्टिफिकेशन ले लेती है। तो इस तरीके से इन्होंने जो है रीजनल ऑफिस 9 क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, और जो ये रीजनल ऑफिस होते हैं उसको एडवाइजरी पैनल असिस्ट करता है। एडवाइजरी पैनल में मेंबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, और इसमें फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री से भी मेंबर हो सकते हैं, या जर्नलिस्ट हो सकते हैं, या कोई एकेडमिशियंस हो सकते हैं, सोशल वर्कर्स हो सकते हैं, कोई भी पर्सन को जो है बेसिकली अपॉइंट किया सकता है एडवाइजरी पैनल में। तो बात है कि फिल्म सर्टिफिकेशन कैसे होता है। उसमें क्या होता है कि आपको अपनी पूरी फिल्म जो है सबमिट करानी होगी। ठीक है, और साथ में फीस देनी होगी, एक्सेट्रा। तो फिर क्या होगा कि एक एग्जामिनिंग कमेटी बनाई जाएगी जो कि बेसिकली उस फिल्म को देखेगी। ठीक है, उसमें कोई मान लीजिए 5 मेंबर हो गए सपोज। फिर वो एग्जामिनिंग कमेटी जो है देख लेगी। फिर वो जो मेंबर्स हैं वो राइटिंग में रिपोर्ट देंगे, राइटिंग में अपनी रिपोर्ट देंगे कि उनकी रिकमेंडेशंस क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए फिल्म देख के पहले आपने ये समझो इसमें क्या होता है कि ये ना सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं, ये सर्टिफिकेट्स। उसमें ये बताते हैं कि वेदर सच फिल्म इज मेंट फॉर यू मींस यूनिवर्सल पब्लिकेशन। यूनिवर्सल पब्लिक एग्जीबिशन मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, मतलब कि इस फिल्म को कोई भी देख सकता है, बच्चे बूढ़े कोई भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर यूए सर्टिफिकेट मिला है तो जो 12 एज से कम उम्र के बच्चे हैं अगर उनको मूवी दिखानी है आपको, तो पेरेंट्स की सुपरविजन में दिखानी होगी कि उस फिल्म में कोई न्यूडिटी सीन्स हो सकते हैं या वायलेंस के सीन हो सकते हैं, एक्सेट्रा, जो कि बच्चों की साइकोलॉजी पे एडवर्स इफेक्ट्स डाल सकते हैं। तो इसलिए जो है उनको पेरेंट्स की गाइडेंस के अंदर देखना होता है। और अडल्ट अगर सर्टिफिकेट मिला है तो उस केस में जो है 18 ईयर से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो नहीं देख सकते। उसमें कोई वायलेंस हो सकता है या न्यूडिटी सीन्स हो सकते हैं या कोई ऐसा टॉपिक हो सकता है जो कि काफी सेंसिटिव होता है। ठीक है, बच्चे उसको नहीं समझ पाते। ठीक है, तो अगर ऐसा सर्टिफिकेट मिला है तो बेसिकली ओनली 18 अबव एज के जो लोग हैं वही देख सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि देखो ये है सिर्फ एक सर्टिफिकेशन बॉडी, किस तरीके का सर्टिफिकेशन उसको देना है कि अडल्ट मूवी है या अंडर अडल्ट सुपरविजन मूवी है या यूनिवर्सल मूवी है, एक्सेट्रा। ठीक है,
अब आपने कोई मूवी बनाई और आप चाहते हो कि यूनिवर्सल जो है सर्टिफिकेट मिल जाए, उससे क्या होगा कि बच्चे जो है उस मूवी को देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे आएंगे तो उनकी टिकट भी लेनी पड़ेगी, तो आपको एक्स्ट्रा फिल्म रेवेन्यू मिलेगा, आपको जो है एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा, एक्स्ट्रा कमाई होगी आपकी। लेकिन सेंसर बोर्ड कह रहा है कि मुझे फिल्म देख के लग रहा है कि ये अडल्ट मूवी है। ठीक है, सर्टिफिकेशन बोर्ड जो है फिल्म देख के बोल रहा है कि ये क्या है, अडल्ट मूवी है। अगर अडल्ट मूवी डिक्लेयर हो जाती है तो फिर 18 ईयर से जो कम उम्र का क्राउड है वो आपकी मूवी देखने नहीं आ सकता, तो आपको रेवेन्यू लॉस होगा। तो इसलिए फिर फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड क्या बोलता है कि हम तुम्हें ना अंडर अडल्ट सर्टिफिकेट दे देंगे, तुम एक काम करो ये 5 सीन हटा दो, ठीक है, या ये 10 सीन हटा दो, हम तुम्हें अंडर अडल्ट सर्टिफिकेट दे देंगे। फिर जो फिल्म प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है कि वो 5 सीन या 10 सीन काट देते हैं। ठीक है, 5 या 10 सीन कट जाते हैं, फिर उसको अंडर अडल्ट सर्टिफिकेट मिल जाता है। उससे फिर उसको क्या हो जाता है कि जो बच्चे हैं वो भी मूवी देखने आ सकते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, या अंडर अडल्ट सर्टिफिकेट दे रही है सेंसर बोर्ड यू सर्टिफिकेट लेने के लिए, फिर अगेन जो है सेंसर बोर्ड बोलते हैं कि ये 3-4 सीन काट दो, हम तुम्हें यू सर्टिफिकेट दे देंगे। तो फिर वो यू सर्टिफिकेट लेने के लिए फिल्म प्रोड्यूसर क्या करता है, उन 4-5 सीनों को काट देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड सेंसर बोर्ड का काम कर रही है। वैसे तो ये सर्टिफिकेशन बोर्ड है, इसका काम सिर्फ ये है कि आपको बताना कि ये मूवी जो है अडल्ट है, अंडर अडल्ट है या यूनिवर्सल मूवी है। काम तो इसका सिर्फ यही है। और डेमोक्रेसी में जो है ऐसी बॉडीज का काम सिर्फ इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप मूवीज के थ्रू आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आइडियाज को। ठीक है, तो उस पे जो है आर्बिट्रेली जो है कोई रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट को नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी है, तो इसको जो है आर्बिट्रेली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए। आपको अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। ठीक है, किसी भी मुद्दे पे अपनी बात कह सकते हो, चाहे प्रोस्टिट्यूशन का मुद्दा हो उस पर अपनी बात कर सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे अपनी बात कर सकते हो आप, एक्सेट्रा। तो ये सारे अडल्ट मुद्दे हैं, तो अडल्ट सर्टिफिकेशन दे, आपकी मूवी रिलीज होने दे। काम तो इसका ये है, इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं है। लेकिन ये बेसिकली बस एक तरह से कह लीजिए कि नेगोशिएट करती है विद दी फिल्म प्रोड्यूसर कि अगर आपको जो है अपनी फिल्म की रीच बढ़ानी है, ठीक है, अगर आपको अंडर अडल्ट या यूनिवर्सल सर्टिफिकेट चाहिए तो ये फलाना फलाना सीन काट दो। तो यहां से जो है बेसिकली वो एक सेंसर बोर्ड का काम करती है। सेंसर बोर्ड का मतलब क्या होता है कि, या सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ भी पब्लिश करना है तो पहले एक बार गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा, गवर्नमेंट उसको देखेगी, गवर्नमेंट को अगर वो एप्रोप्रिएट लगता है तभी तो आपको अप्रूवल मिलेगी टू पब्लिश योर मैटर। अगर गवर्नमेंट को इनअप्रोप्रिएट लग रहा है तो गवर्नमेंट आपको मना कर देगी पब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ कुछ सेंसर का ही काम कर रही है कि ये सीन काटो, तुम्हें ये वाला सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यानी आपको बोला जा रहा है कि ये पब्लिश करो या ये पब्लिश ना करो। तो जब गवर्नमेंट सेंसरिंग करती है, ठीक है, तो वहां से आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडरमाइन होती है। समझ रहे हो? जैसे आप घर में भी हो, खासकर लड़कियों ने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ भी बोलते हैं तो माँ बाप टोक देते हैं, ये मत बोलो वो मत बोलो, है ना। खासकर ये भी बोल देते हैं कि जब शादी हो जाएगी वहां पे तेरी सास ऐसे बोलेगी, फिर है ना, ये अब तू चुप रहा कर, ये मत बात बोला कर, ठीक है, वहां पे फिर तेरी सास के साथ क्लेश होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो क्या है, सेंसरिंग करना, कि आपको जो है बोलने नहीं दिया रहा, आपको जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन आपकी अंडरमाइन की जा रही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी सेम कर रही है कि आपके फिल्म के जो है सीन्स कटवा कर जो है गवर्नमेंट आपको सेंसर कर रही है कि ये मत दिखाओ, ये दिखाओ, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सिटीजन के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है। क्लियर? तो ये बेसिकली आउटराइटली तो सेंसर नहीं करती, बट इनडायरेक्टली करती है बाय नेगोशिएटिंग विद प्रोड्यूसर्स टू ऑफर देम बेटर सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस एग्जामिनिंग कमेटी की अपील जो है रिवाइजिंग कमेटी के पास जो है फाइल कर सकते हो। रिवाइजिंग कमेटी में अगेन सेंट्रल सेंसर बोर्ड के मेंबर होंगे, फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के मेंबर होंगे, ठीक है, बट ये मेंबर जो है जो एग्जामिनिंग कमेटी में थे वो नहीं होंगे। रिवाइजिंग कमेटी में ऑल टुगेदर नए मेंबर्स होंगे, वो फिर से आपकी मूवी देखेंगे और रिटर्न में रिकमेंडेशन देंगे कि आपकी मूवी को कौन सा सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए। डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, चाहे तो कंसेंसस से, कंसेंसस नहीं है तो मेजोरिटी से। कंसेंसस मतलब सभी मेंबर्स एग्रीड है, मेजोरिटी मतलब अगर सभी मेंबर्स एग्रीड नहीं है तो जो 50% से ज्यादा मेंबर्स सोचेंगे, जो डिसाइड करेंगे, वही जो है कमेटी का डिसीजन मान लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर रिवाइजिंग मेंबर कमेटी से भी आप संतुष्ट नहीं हो, आपको जो है अडल्ट सर्टिफिकेट दे रही है मूवी का लेकिन आप अंडर अडल्ट चाहते हो सपोज, तो आप जो है बेसिकली एक फिल्म सर्टिफिकेशन एपीलेट ट्रिब्यूनल है, वहां पे अपील कर सकते हो।
अगर आप उसके भी सर्टिफिकेशन से खुश नहीं है तो फिर आप कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम। क्लियर है, समझे? तो इसमें बेसिकली सेंस जो फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है वो आपकी फिल्म को रिलीज करने से भी मना कर सकता है अगर आपकी फिल्म जो है सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अंडरमाइन कर रही है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को एंडेंजर कर रही है, फ्रेंडली स्टेट्स विद फॉरेन स्टेट्स, ये पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रही है, डिसेंसी, डिफामेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्सेट्रा कर रही है। ठीक है, तो कई बार सेंसर बोर्ड जो है काफी सारी मूवीज को प्रोहिबिट कर देती है टू गेट रिलीज इन द कंट्री। ठीक है, तो अगर वो आपकी मना कर रही है तो आप पहले रिवाइजिंग कमेटी पे जाओगे, फिर फिल्म सर्टिफिकेशन एपीलेट ट्राइब्यूनल पे, फिर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, समझ आई? कोई मूवी याद आ रही है आपको जिसको बैन किया गया हो टू बी रिलीज इन द कंट्री? है? नहीं नहीं, उसको उसको तो स्पेशल सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि इसको तो हर जगह रिलीज किया जाए। हाँ, बैंडिट क्वीन को एक बार बैन किया था ना, फूलन देवी की। एक और हुआ था पद्मावती का ना, इसको सेंसर बोर्ड ने मना नहीं किया था। नहीं, लोगों ने भी नहीं। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो है बैन कर दिया था कि हम अपनी स्टेट में इसको रिलीज नहीं करेंगे कि उससे जो है पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है। तो उस केस में भी संजय लीला बंसाली सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, उन्होंने कहा कि मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अंडरमाइनिंग है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जो है गवर्नमेंट का काम है, तो वो क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही। तो फिर जो है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड किया पद्मावती मूवी को टू गेट रिलीज इन द कंट्री, और नाम चेंज करके एंड सो। ठीक है, समझ आई? कह सकते हो कि फेवरेबल सर्टिफिकेट लेने के लिए आप जो है कुछ गिव एंड टेक चलता होगा अंदर, तो उसको मैं कंक्लूसिवली नहीं कह सकता क्योंकि कोई केस का एग्जांपल नहीं है जिसके थ्रू मैं कह सकूं। बट पॉलिटिक्स जो चलती है कि अगर मान लीजिए किसी मूवी से जो है रूलिंग पार्टी के इंटरेस्ट को अंडरमाइन किया जा रहा है, ठीक है, रूलिंग पार्टी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट अंडरमाइन हो रहा है, तो उस मूवी को जो है फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड रिलीज नहीं होने देता। जैसे एग्जांपल तौर पे ब्लैक फ्राइडे, याद आ रही है ना, अनुराग कश्यप की मूवी थी ये बेसिकली मुंबई ब्लास्ट पे बनी थी, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट पे। उसको जो है 5-10 साल तक जो है सेंसर बोर्ड ने, फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने अलाउड ही नहीं किया टू गेट रिलीज इन द कंट्री, क्योंकि उसमें काफी सारे पॉलिटिकल मुद्दे उठाए गए थे जिससे रूलिंग पार्टी एट द सेंटर को नुकसान हो सकता था। या रंग दे बसंती आपने देखी है, उसको भी रिलीज नहीं करने दे रहे थे, अब याद आ रहा है मेरे को। रंग दे बसंती मूवी देखी है उसमें, ठीक है, उसमें वही दिखाया मिग 21 क्रैश हो रहा है, ठीक है, उसमें डिफेंस मिनिस्टर पे जो है एलिगेशन लगाई जा रही है, डिफेंस मिनिस्टर पे एलिगेशन लगाई जा रही है कि वो कुछ ना कुछ करप्शन में इन्वॉल्व था, कि वो ऐसे फ्लाइंग कॉफिन को परचेज करते जा रहे हैं। फ्लाइंग कॉफिन मतलब उड़ता हुआ ताबूत, क्या बोलते हैं, ताबूत, है ना। तो अब ये, ठीक है, तो फिर रंग दे बसंती को जो है सेंसर बोर्ड ने अलाउड नहीं किया टू गेट पब्लिश इन द कंट्री, टू गेट रिलीज इन द कंट्री। तो फिर जो उनके प्रोड्यूसर थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा, उन्होंने जो है उस वक्त जो डिफेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, उनसे कहा कि एक मीटिंग करवा लो, 5 मिनट की एक मीटिंग दे दो, 5 मिनट का टाइम दे दो फॉर ए मीटिंग। तो फिर प्रणब मुखर्जी से उनकी मीटिंग हुई, ठीक है, मीटिंग में उनको ये बोला कि बस आप एक काम करो, आज शाम को अगर आप फ्री हो तो हमारी मूवी देख लो, मूवी देखने के बाद जो है अगर आपको लगे कुछ भी गलत दिखाया तो रिलीज मत होने देना, अगर आपको लगता है कि ठीक दिखाया है तो रिलीज होने देना, हम आपको इंसिस्ट नहीं करेंगे उसके बाद कि हमारी मूवी को रिलीज होने दो। तो फिर प्रणब मुखर्जी को जो है मूवी दिखाएगी, प्रणब मुखर्जी को देख वो मूवी देखी उन्होंने, तो उनको बहुत पसंद आई, ये तो बहुत अच्छी मूवी बनाई है आपने, तो उसको डिफेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। तो फिर वहां से जो है ऑर्डर गया सेंसर बोर्ड के पास कि इस मूवी को रिलीज किया जाए, तो देन रंग दे बसंती गेट रिलीज्ड इन द कंट्री। समझ रहे हो? तो यहाँ पे बेसिकली सेंसर बोर्ड में पॉलिटिक्स तो जरूर होती है कि अगर रूलिंग पार्टी कि अगर इंटरेस्ट को जो है अंडरमाइन कर रही है कोई मूवी, तो उसको रिलीज नहीं होने दिया जाता, या फिर उसके सीन कटवा दिए जाते हैं उस मूवी के। हाँ, उड़ता पंजाब में भी कटवाए थे एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे लिपस्टिक अंडर माई बुरखा मूवी आई थी,
उसके काफी सारे सीन कटवा दिए थे। जेम्स बॉन्ड की एक मूवी आई थी, उसमें कुछ किसिंग सीन थे, उसको हटवा दिया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो मतलब बेसिकली इसमें पॉलिटिक्स ज्यादा होती है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ करप्शन आप कह सकते हो, क्योंकि मूवीज का ना इम्पैक्ट बहुत होता है दिमाग पे, लोगों के दिमाग पे, क्योंकि जो हमारे लोग हैं वो जो मूवीज में दिखाते हैं ना उसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये सच है, उसको ये नहीं देखते कि तो क्रिएटिव लिबर्टी है, एक एक्सप्रेशन है, एक व्यू पॉइंट है, ठीक है, उससे आप एग्रीड करो ना करो वो आपकी मर्जी है ना, और आगे फैक्ट चेक भी करो कि जो उसमें दिखाया गया है वो सही है नहीं है एक्सेट्रा। वो एक फिल्म मेकर का पर्सपेक्टिव है जो आपको दिखाया जा रहा है, उसी इवेंट के, उसी हैपनिंग के 1000 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, तो उस तरीके से हम क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करते, हमें बस ये देखते हैं कि हाँ उस मूवी में ये दिखाया था तो ये सच्ची है। तो इसलिए पॉलिटिशियन थोड़ा डरता है कि मूवीज के थ्रू जो है सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द पीपल अफेक्ट ना हो जाए अगेंस्ट हिज पॉलिटिकल फ्यूचर, समझे? तो इसलिए यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत चलती है मूवीज पे, ठीक है, क्योंकि जो ऑडियो वीडियो मीडियम है ना वो सबसे ज्यादा पावरफुल मीडियम है टू डिलीवर एनी मैसेज। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे रामायण है, आप में से आई थिंक किसी ने भी रामायण की किताब नहीं पढ़ी होगी, है ना, पूरी पढ़ ली, कोई एक चैप्टर, कोई 2 चैप्टर, कोई 5 चैप्टर ऐसे पढ़े होंगे, है ना। लेकिन रामायण की जो वेब वो टीवी सीरियल आया था वो लगभग आपने सारा देख रखा होगा, सारा नहीं देखा तो 50% तो जरूर देख रखा होगा, है ना। या आप लगा लीजिए रामलीला, उसमें चाहे आपने देखा होगा या उसमें पार्टिसिपेट भी किया होगा। तुम्हारे एंसेस्टर्स कितने समझदार थे कि उन्होंने रामायण के मैसेज को डिलीवर करने के लिए क्या चुना, एक ऑडियो विजुअल मेथड चुना, दैट इज रामलीला, एक थिएटिकल एक्ट चुना, वहां से आपको जो है मैसेज डिलीवर किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता था कि किताब कोई पढ़ने वाला है नहीं, लेकिन लोग जो है थिएटर देखने जरूर आ जाएंगे, ऑडियो वीडियो मेथड से, ऑडियो विजुअल मेथड से जो है बेसिकली लोग जो है ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, इसलिए इसी मेथड को जो है सबसे सुपीरियर मेथड बोला जाता है टू डिलीवर एनी मैसेज, ठीक है। पेंटिंग से, म्यूजिक से, डांस से, लिटरेचर से उतना मैसेज डिलीवर नहीं होता जितना एक मूवी से या थिएटर से होता है, क्लियर है? समझ आ रही है आपको? तो वो प्रीव्यू करता है, फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन आपको बताता है कि कौन सी वो सर्टिफिकेशन देने वाली है, फिर उसके बाद बताता है कि अगर आपको यूनिवर्सल या अंडर अडल्ट सर्टिफिकेशन चाहिए तो ये मॉडिफिकेशन कर लो, उसके बाद फिर वो वैसा सर्टिफिकेट दे देती है, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट वो सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, सिनेमेटोग्राफ सर्टिफिकेशन रूल्स 1983 ये सेक्टर के अंदर देती है। तो ये सिनेमेटोग्राफ सर्टिफिकेशन रूल्स 1983 है, किसका एग्जांपल है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, पॉलिटी में पढ़ते हो ना, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, वो उसका एग्जांपल है कि एक्ट में जो है लिख दिया जाता है कि जो रूल्स हैं वो एग्जीक्यूटिव बनाएगा। देखो रूल मेकिंग पावर वैसे लेजिस्लेचर की होती है, वो कैसे बनाती है? थ्रू लॉ, बट कई बार लेजिस्लेचर के पास टाइम नहीं होता या एक्सपर्टीज नहीं होती कि वो रूल्स बना दे, तो वो लॉ में लिख देती है कि सेंट्रल नेसेसरी रूल्स कौन बना देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर वो क्या करती है? रूल्स बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लेजिस्लेशन यानी लॉ मेकिंग पावर डेलीगेट यानी ट्रांसफर कर दिया लेजिस्लेचर ने, किसको? एग्जीक्यूटिव को। तो सिनेमेटोग्राफ के अंदर ही जो है ये रूल्स बनाए गए हैं, तो ये एग्जांपल किसका है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। समझ आ रही है? तो इसको आप कई बार डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में मान लीजिए क्वेश्चन आता है मेंस में, तो आप एग्जांपल के तौर पे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है? उसके बाद है राजमार्ग यात्रा ऐप। तो एक राजमार्ग यात्रा ऐप जो है गवर्नमेंट ने रिलीज की है, उसमें नेशनल हाईवे के बारे में आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस के थ्रू जो है आपको मेक श्योर किया जाएगा कि आपकी नेशनल हाईवेज पे जो जर्नी है वो सेफ और इंजॉयबल हो, ठीक है। तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये ऐप लॉन्च की है। इसमें बेसिकली रियल टाइम वेदर कंडीशंस के बारे में आपको पता लगेगा, आपको नियर बाय टोल प्लाजा के बारे में पता लग जाएगा, जीपीएस बेसिकली इसके अंदर होगा, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, होटल्स सेक्टर के बारे में आपको पता लगेगा।
उसके बाद जो है इसमें कंप्लेंट रिड्रेसल एस्केलेशन मैकेनिज्म भी है कि हाईवे से रिलेटेड आपकी कोई मान लीजिए कंप्लेंट है कि हाईवे में आपको पोर्ट होल्स दिख रहे हैं, खड्डे दिख रहे हैं, तो उसकी फोटो जो है खींचकर आप इस ऐप में अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मान लीजिए उन पोर्टल्स को एड्रेस करने के लिए जो नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। तो जियो टैग होगा, मतलब जियो टैग मतलब लोकेशन जो है वहां पे टैग कर दी जाएगी कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपने ये खड्डे देखे या वाटर लॉग देखी एक्सेट्रा। क्योंकि आपसे टोल लिया, आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, तो आपको जो है बेस्ट क्वालिटी रोड जो है ऑफर करने की जिम्मेवारी अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, क्योंकि वो आपसे पैसे ले रही है ना। तो यानी आपने देखा होगा कि जो नेशनल हाईवे होते हैं उसमें कितनी भी बारिश हो जाए वहां पे पानी इकट्ठा नहीं होता। नेशनल हाईवे पे आपको कोई पोर्टहोल्स या खड्डे नहीं देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको क्या लिए जा रहे हैं? पैसे लिए जा रहे हैं। तो अगर आपको खड्डे वगैरह दिखते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आप कंप्लेंट करो। ठीक है, तो इस रजिस्टर्स कंप्लेंट में जो टाइम बाउंड मैनर में जो है एड्रेस किया जाएगा। अगर टाइम बाउंड मैनर में एड्रेस नहीं हुआ तो फिर ये कंप्लेंट हायर अथॉरिटीज पे चली जाएगी, हायर इन हायरार्की पे चली जाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? एस्केलेशन मैकेनिज्म। अगर जूनियर लेवल जो इंप्लॉइज है वो अगर आपकी कंप्लेंट को एड्रेस नहीं कर पा रहे तो सीनियर लेवल इंप्लॉइज पे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें फास्टैग सर्विसेज भी मिलेगी। बैंक पोर्टल्स को इंटीग्रेट किया गया, यानी यूपीआई कार्ड वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हो, तो अपने फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हो, नया फास्टैग इशू करवा सकते हो, कोई मंथली पास लेना है वो ले सकते हो, परसेक्टर। उसके बाद ओवर स्पीडिंग की भी नोटिफिकेशन आ जाएगी, ये ट्रैक करती रहेगी कि आपकी कार जो है कितनी स्पीड पे चल रही है, उस पर्टिकुलर हाईवे पे कितनी स्पीड लिमिट है। तो उससे ज्यादा अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी या एक वॉइस मैसेज भी आ सकता है कि प्लीज स्लो डाउन योर कार। ठीक है, जान है तो जहान है। तो इस तरीके के मैसेज आपको आ सकते हैं, सावधानी घटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ठीक है, और सबसे अच्छा मैसेज रहता है कि एक बार हम गए थे उधर मनाली। ठीक है, तो वहां पे जो है काफी खतरनाक सा रास्ता था, तो वहां पे बोर्ड पे लिखा हुआ था कि इस रास्ते पे 47 बंदे पहले ही मर चुके हैं। ठीक है, तो हम 3 लोग थे, हम दोनों आज हाफ सेंचुरी होगी। बोर्ड को जो है चेंज करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा यहाँ पे 50 लोग मर चुके हैं। तो ऐसी नोटिफिकेशन आएगी इस हाईवे पे पहले 100 लोग मर चुके हैं। तो अपने आप गाड़ी स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के मैसेजेस जो है ये आपको डिलीवर करेगी। क्लियर है? उसके बाद है स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विस इन द स्टेट। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्कीम लॉन्च की है। देखो वैसे फायर सर्विस जो है किस लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट? पक्का है? देखो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी में तो आपको गैस ही करना है। जो लोकल लेवल के इश्यूज होंगे वो किस में होंगे? स्टेट लिस्ट में। तो फायर सर्विस जो एक लोकल लेवल सर्विस है, क्योंकि अगर आपके शहर में, आपके घर में कोई आग लग जाए, ठीक है, दिल में आग लगने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, घरों में आग लगने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे मान लीजिए कोई आग लग जाए तो आप क्या अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिल्ली फोन करोगे कि फायर सर्विस भेजो? नहीं, आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट को ही कांटेक्ट करोगे कि वहां वो जो आपके लिए फायर सर्विस जो है प्रोवाइड करे। ठीक है, इनफैक्ट फायर सर्विस जो है आगे म्युनिसिपैलिटी को जो है डेलीगेट कर दी जाती है। ज्यादातर अब आजकल आप फायर सर्विस कहां पे देखते हो? म्युनिसिपैलिटी की जुरिसडिक्शन के अंदर देखते हो। तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी फायर सर्विस की जो पावर है किसको डेलीगेट कर दी? म्युनिसिपैलिटी को। ठीक है, तो इसलिए म्युनिसिपैलिटी के अंदर आप जो है फायर ब्रिगेड को खड़ी हुई देखोगे। क्लियर? तो इसमें क्या होता है कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है वही कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट मैटर है उस पर कोई स्कीम बना सकती है। ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को बोल सकती है, प्रोवाइडेड उसके लिए फंड्स प्रोवाइड करें। और स्टेट गवर्नमेंट भी वाइस वर्सा कर सकती है, वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर पे कोई स्कीम बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्जीक्यूट करने और उस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को बोल रही है और उसके लिए पैसे भी दे रही है। ठीक है, तो ऐसी स्कीम्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ठीक है, जिसमें 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देती है तो उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और उसको इंप्लीमेंट भी कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब आप पॉलिटी में पढ़ते हो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, ठीक है, तो उसका एग्जांपल ये भी है। ठीक है, तो जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो स्टैटिक में लिंक करने की कोशिश किया करो, उससे और ज्यादा आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग होगी, अच्छे एग्जांपल्स आप जो है पेपर में डाल पाओगे। ठीक है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज भी बिल्ड होगी। ठीक है, सिलोस में कभी मत पढ़ो, हमेशा जो है कनेक्शन करके पढ़ो। फिर उसके बाद स्कीम। स्कीम जो है 15 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड की थी। उसने कहा था कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से 12.5% पैसा जो है स्कीम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर दे और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से 12.5% जो है कौन कंट्रीब्यूट कर दे? स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें फायर सर्विस को बेसिकली एक्सपेंड एंड मॉडर्नाइज किया जाएगा कि ग्रेटर नंबर ऑफ फायर ब्रिगेड्स हो, ठीक है, और हाईली फंक्शनल हो, अच्छी क्वालिटी के जो है बेसिकली वही पाइप्स वगैरह यूज की जाए एंड सो ऑन।
तो इसके अंदर जो है बेसिकली मेक श्योर किया जाएगी जीरो डेथ हो बिकॉज ऑफ फायर्स, ठीक है, मिनिमल जो है लॉस ऑफ प्रॉपर्टी का, यही हमारी ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से 5,000 करोड़ रुपए जो है गवर्नमेंट एलोकेट करने जा रही है, ठीक है, समझ आई। अगर आपको एक और चीज में लिंक करने की बताऊं, जैसे आप पॉलिटी में पढ़ते हो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जो बैंकिंग नेचर का होता है, जो एग्जीक्यूटिव एक्शन से ऑपरेट होता है, एक सॉलिड फंड ऑफ इंडिया होता है, एक पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो उसका भी एग्जांपल आप यहाँ अपने मेंस आंसर में लिख सकते हो, और कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए भी ये आपकी हेल्प करेगा कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड क्या है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 5,000 करोड़ रुपीस जो इसमें एलोकेट किए गए हैं फ्रॉम नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, और स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाएंगे, और स्टेट गवर्नमेंट जो है स्कीम की इंप्लीमेंटेशन के लिए 25% कंट्रीब्यूट करना है, बाकी 75% कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए क्या है, 90-10, 90% कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10% कौन करेंगे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ठीक है, समझ आई, क्लियर है यहां तक। तो उसके बाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस के डायरेक्टर को जो है बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये मुंबई में लोकेटेड है, पहले इसको डेमोग्राफिक ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर बोला जाता था, बट अब क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस। इसको जो है सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर बनाया था, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, याद रखना आपको। और ये बेसिकली जो यूएन का इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक है, उसका रीजनल सेंटर के तौर पे ये सर्व करता है, ठीक है। तो मैंने मतलब कि साउथ एशिया रीजन में कोई स्टडीज करनी है यूएन को, ठीक है, तो यूएन के बिहाफ पे कौन स्टडी करके देता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, ठीक है। तो इसलिए यूएन ने इसके एस्टेब्लिशमेंट में कंट्रीब्यूट किया था, ठीक है। और इसको 1985 में डीम टू बी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया गया था। डीम टू बी यूनिवर्सिटी क्या होती है, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट से जो एक हाई स्टैंडर्ड सेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, उसको यूनिवर्सिटी जैसे, हाँ, उसको डीम टू यूनिवर्सिटी स्टेटस दे, जैसे एनसीईआरटी को भी दिया है अभी रिसेंटली। देखो काफी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो डिग्री कोर्सेज वगैरह ऑफर करते हैं, पर वो यूनिवर्सिटी जैसे नहीं दिखते आपको। यूनिवर्सिटी में तो क्या है कि बहुत सारे कोर्सेज आपको ऑफर कर जाते हैं, साइंस फील्ड में, कॉमर्स फील्ड में, आर्ट्स फील्ड में, एक्सेट्रा। लेकिन कई बार स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे मान लीजिए नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में, ठीक है, वो डेयरी इंजीनियरिंग में आपको डिग्री कोर्सेज ऑफर करती है, ठीक है। तो इनको जो है डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस दे दिया जाता है। डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस मिल जाएगा तो वो अपने डिग्री कोर्सेज ऑफर कर सकती है, अपने क्यूरिकुला जो है डिजाइन कर सकती है, पेडागोजी जो है डिजाइन कर सकती है, एडमिशन कोर्स फीस डिटरमिन कर सकती है, एक्सेट्रा। बट वो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी डेफिनेशन में नहीं आता ना, क्योंकि वो तो सिर्फ डेयरी इंजीनियरिंग में कोर्सेज ऑफर कर रही है और किसी फील्ड में कोर्सेज ऑफर नहीं कर रही। लेकिन यूनिवर्सिटी होगी वो इंजीनियरिंग में भी कोर्सेज ऑफर करेगी, कॉमर्स में भी करेगी, ह्यूमैनिटीज में भी करेगी, है ना, मेडिकल साइंस में भी अगर पॉसिबल हो उसमें भी करेगी, एंड सो ऑन, क्लियर। तो ऐसे इंस्टीट्यूट को क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस दे दिया जाता है, क्लियर है, समझे। तो इसकी बेसिकली इंपॉर्टेंट सर्वे कराती है, याद रखना आपको, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यही कराती है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की भी असेसमेंट यही कराती है, ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे भी यही कराती है, ठीक है। और पॉपुलेशन और हेल्थ रिलेटेड बेसिकली रिसर्च करती है ये, और उसके लिए वेरियस कोर्सेज भी ऑफर करती है, क्योंकि डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस है तो ये बैचलर या मास्टर डिग्री कोर्सेज ऑफर कर सकती है, ठीक है। और रीजनल पॉपुलेशन सेंटर बेसिकली पॉपुलेशन में रिसर्च करती है फॉर यूएन, क्लियर, समझ आई। तो आपको बेसिकली याद रखना है डीम टू बी यूनिवर्सिटी है ये, और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, असेसमेंट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे कराती है। और याद रखना है इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और दोराबजी टाटा ट्रस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर बनाया। बस ये 4 फैक्ट इसके याद रखना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस। सीधा क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में आ सकता है, क्लियर।